हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 2 पर और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 14। और बच्चों, हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 14 है ये है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 12 में बच्चों हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट किया और लेक्चर नंबर 12 में हमने उसका एक तरह से पहला केस पढ़ा जिसको हमने नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको फिर हमने बच्चों डिफाइन किया कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें उनका जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर वैल्यू बनती है। तो इस वजह से हम उसको स्केलर प्रोडक्ट जो है हमने उसको नाम दिया। आज बच्चों हम उसका दूसरा केस एक तरह से पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो भी एक वेक्टर ही होगा। दिस इज सेकंड केस, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाला जो केस था या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एक पार्ट वो है जिसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है और दूसरा पार्ट वो है जिसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी बच्चों कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को का जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो वो वर्क बनता है। अब वर्क जो है ये ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें सिर्फ एक नंबर और यूनिट की ज़रूरत है। वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं कि कितना होगा। इस तरह बच्चों फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट पार। ठीक है, तो पार जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस के पार जो है उसके स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि पार की डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ नंबर और यूनिट की ज़रूरत है। एक नंबर और यूनिट से हम पार को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है एंड दैट इज़ इनफ। तो समटाइम्स दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनको मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट उनका है वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। उसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इस तरह जो आज हम देखते हैं कि सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी बनती है, ये जो न्यू क्वांटिटी बनती है फिजिकल क्वांटिटी, वो एक वेक्टर बनती है। जैसा कि बच्चों हम ये देखते हैं कि टॉर्क वाले केस में हम देखते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि कितनी फोर्स हमने अप्लाई की और कितना उस फोर्स का मूवमेंट आर्म था। और उसके बाद वो बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू करता है। अब रोटेट करने के हवाले से हम देखें तो दो तरह की रोटेशन हो सकती है। फोर्स को अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट किया वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, उसी फोर्स के अप्लाई करने पर उसी मूवमेंट आर्म के साथ वो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फोर्स और मूवमेंट आर्म जो है ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो उसके नतीजे में हमारे पास एक नया वेक्टर बनेगा जो कि टॉर्क होगा। और टॉर्क जो है उसके लिए हमें नंबर यूनिट यानी उसका मैग्नीट्यूड भी बताना ज़रूरी है और ये भी बताना ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। तो इस केस में जो फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट है दैट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी और जिसका नाम है टॉर्क। तो इस तरह बच्चों बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है और उस नई फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक नंबर यूनिट और उसकी डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन हमारे आज के लेक्चर का। ये वाली चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स ले लें, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो और इस पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में कोशिश करें कि अगर आप देख सकें इसके तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों इसमें डेफिनेशन जो है अगर इसको हम स्टार्ट करें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में और फिर हम इसमें डेफिनेशन करें वेक्टर प्रोडक्ट की, राइट। यानी इसमें अब हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं और दूसरे केस का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है अगर बच्चों इसमें अब इसकी जो डेफिनेशन मैं लिखूं जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का जिसमें जो रिजल्टेंट बनता है या जो नया वेक्टर बनता है, नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results in a new physical quantity
results in a new physical quantity which is a vector, then such product is called वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो इसकी डेफिनेशन होगी। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ अ वेक्टर, देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी, वो भी एक वेक्टर है, तो इस तरह हम कहेंगे ये वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, डिनोटेड बाय अ क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है उनके दरमियान हम क्रॉस लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन अगर फ़र्ज़ करो जो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास बी है, और इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट हुआ है, या यूँ कह लें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों के दरमियान एक क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम इस तरह लिखा हुआ देखेंगे ए क्रॉस बी, तो हम समझेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स का, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और इसी वजह से कि दो वेक्टर्स के दरमियान हम एक क्रॉस लगा देते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी वजह से भी जो इसको फिर हम नाम देते हैं कि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो समटाइम्स इसको डिफरेंट बुक्स में नाम दे देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हमारी बुक में भी है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अनदर नेम ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जहां हमने रिप्रेजेंट करना हो कि दो वेक्टर्स हैं और वो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, उनके दरमियान एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर बनेगी, तो वहां पर हम लोग उसको ए क्रॉस बी जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको फिर हम लिखें, अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखें, तो हम जो ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो दैट गिव्स अस सी वेक्टर विच इज़ अनदर वेक्टर। तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपके पास एक वेक्टर ए है, बी है, आपने दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट किया तो आपके पास एक नया वेक्टर आ गया जिसका नाम है सी। ठीक है, इनकी नेचर्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब ए की नेचर, बी की नेचर और सी वेक्टर की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ए वेक्टर जो है वो फोर्स है, बी वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या मूवमेंट आर्म जो है, यहाँ हम कहना ज़्यादा बेहतर है। जैसे टॉर्क की एग्जांपल मैंने आपको दी कि ए वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, बी वेक्टर जो है वो फोर्स है, तो सी वेक्टर जो है दैट विल बी टॉर्क। अब आप देखें एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी विच इज़ टॉर्क। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल्स टॉर्क। तो इस तरह से एक और भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है जिसमें वी जो है, क्यू जो है बच्चों ये एक चार्ज है और वो चार्ज वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो उस केस में उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज़ एफ, तो वो फोर्स जो होगी वो वी क्रॉस बी से आएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़, दोनों की नेचर डिफरेंट, और उसके नतीजे में एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी जो कि वेक्टर है और उसकी नेचर उन दोनों से डिफरेंट है। तो ऐसे बच्चों इसको मैथमेटिकली जो है ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ए क्रॉस बी जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू सी वेक्टर, राइट। चलें जी, अब जो बात करते हैं हम ये कि ये जो हमारे पास नया वेक्टर सी आया है, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ए क्रॉस बी है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं दोनों वेक्टर्स का ए और बी का, तो उसके नतीजे में नया वेक्टर सी आया है। तो सी वेक्टर मस्ट हैव सम मैग्नीट्यूड एंड इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसा तो होगा कि अब हमने ये देखना है कि ये जो नया वेक्टर सी बना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस नए वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो एवरी वेक्टर हैज़ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो सी वेक्टर, अ न्यू वेक्टर सी मस्ट हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे ये है कि ये जो आर क्रॉस एफ हुआ है, जब हमने ये मूवमेंट आर्म लिया है आर और उसको एफ से वेक्टर प्रोडक्ट किया है इसका, तो उसके नतीजे में टॉर्क आया है। तो ये जो बच्चों टॉर्क होगा, इस टॉर्क का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इस टॉर्क की कोई डायरेक्शन होगी। तो एवरी न्यू वेक्टर हैज़ सम मैग्नीट्यूड एंड हैज़ सम डायरेक्शन। ठीक है,
तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसमें जो पहली बात ये कि जो मैग्नीट्यूड होगा नए वेक्टर का, यानी इसमें हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर सी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर सी इस केस में वो बच्चों किस तरह से हम फाइंड करेंगे? उसके लिए ये होगा कि ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं दो वेक्टर्स को, तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमारे पास एक वेक्टर जो है ये बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है वो स्मॉलर एंगल है थीटा। ठीक है, दो एंगल हो सकते हैं वेक्टर्स के दरमियान, इधर से ये वाला एंगल भी ले सकते हैं लेकिन ये लार्जर एंगल होगा और हम स्मॉलर एंगल लेंगे। तो ए और बी है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स का हमने ए क्रॉस बी किया, तो इन दोनों वेक्टर्स के ए क्रॉस बी करने पर हमें न्यू वेक्टर मिला सी। अब ये जो न्यू वेक्टर सी है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए भी जो हम ये करेंगे कि इस वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था। तो ये जो वेक्टर बी होगा इसके कंपोनेंट्स जब हम पहले नंबर पे हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो कंपोनेंट जो है इस तरह से बनाएंगे कि इस वेक्टर बी का एक कंपोनेंट जो है वो ए के की डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ए पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से दो कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि बी के हेड से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनेंगे बी के, एक अलोंग ए बनेगा, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बनेगा, और एक इसका कंपोनेंट बनेगा perpendicular to A. So B has two components. Vector B has now two components. One component of B is along the direction of A and the other component of B is perpendicular to A. अब इन components के magnitudes भी हम लिख सकते हैं, हमें पता है। तो जो थीटा के along है, जो थीटा के साथ है, वो इस B का जो component बनेगा that will be B cos theta in the direction of A, और B का दूसरा component जो है जो A के साथ perpendicular होगा that will be B sin theta, right? So B cos theta and B sin theta are two components of vector B. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमने B के कंपोनेंट्स जो है ये बना लिए। तो अब जो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो नया वेक्टर C बन रहा है A क्रॉस B करके, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, या यूँ कहें बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A टाइम्स B sin theta, right? So what is B sin theta? B sin theta is the magnitude of component of vector B perpendicular to A. ठीक हो गई बात? इस तरह से चलें इसको लिखते हैं, इसको यहाँ पे मैं इसको लिखता भी हूँ कि जो न्यू वेक्टर C है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड जो है C का दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट? पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लेंगे टाइम्स इसको फिर लेंगे मैग्नीट्यूड, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, ऐसे आपने कहना है परपेंडिकुलर टू ए, राइट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर सी, जब हमने ए और बी वेक्टर का क्रॉस किया या ए और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट किया तो हमारे पास न्यू वेक्टर आया सी। अब ये जो न्यू वेक्टर सी है, इस न्यू वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो हम इस लाइन से लेंगे, ये लाइन आपने नोट करनी है। तो सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली ए टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई करें मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरा वेक्टर जो है बी उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं और उस कंपोनेंट्स में से वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो वो क्या है, बी साइन थीटा। ओके, स्केलर प्रोडक्ट में हमने वो कंपोनेंट लिया था जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए था। वो स्केलर प्रोडक्ट में यूँ होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जो हैं उनको लेते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लिया जाएगा बी साइन थीटा इनटू ए, ये आपने रूल याद रखना है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर न्यू वेक्टर सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है बच्चों,
समझ आ गई बात की। तो ये रूल जो है ये आपने लिखा कि इस तरह से हम न्यू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो न्यू वेक्टर सी है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अब किस तरह से ली जाएगी कि ये जो वेक्टर सी बना है इसकी क्या डायरेक्शन है। क्योंकि सब वेक्टर्स की जो है वो मैग्नीट्यूड भी होती है और वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है, तो लिहाजा ये जो न्यू वेक्टर सी है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी, वो किस तरह से हम लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और हमारे पास वेक्टर बी है तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर सी बनेगा। ठीक है, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो जो है उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। इस तरह से हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेंगे और फिर हमारे पास वो आया ए टाइम्स बी साइन थीटा, या जिसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इक्वल है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसमें ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और थीटा जो है इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। अगर यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी है तो स्मॉलर एंगल जो बनेगा ए और बी के दरमियान दैट विल बी थीटा, राइट। तो फिर ये एंगल हम इसमें ले लेंगे। नेक्स्ट जो है ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड था, राइट। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी जो है, यानी जो डायरेक्शन बनेगी वेक्टर सी की वो क्या होगी। तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है बच्चों उसको हम देखते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन बनेगी एक्चुअली, तो इस वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट। अब जैसे बच्चों ये देखें कि ये हमारे पास ए और बी वेक्टर्स हैं, या यूँ कह लें हम कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये किसी एक प्लेन के अंदर है। अगर इसको मैं एक प्लेन से रिप्रेजेंट करूं तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन जो है इस तरह से मैं बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में बच्चों ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, राइट। किसी एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन या इस तरह जो भी आप कह लें उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है और इस तरफ को हमारे पास वेक्टर बी है। तो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है, दैट इज़ थीटा। अगेन जो है वो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये स्मॉलर एंगल जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब भी दो वेक्टर्स बनाएंगे उनके दरमियान दो एंगल्स हो सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है तो ये अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ कर लूँ या बच्चों ये दो वेक्टर्स बना लूँ तो इनके दरमियान ये भी एंगल हो सकता है, और ये बड़ा एंगल है और ये एंगल जो है ये छोटा है, स्मॉलर एंगल है। तो हमने इस सिचुएशन में कि दो एंगल्स बनते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, तो उनमें से जो वो वाला एंगल लेना है जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन भी बताएंगे और सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी उसके स्मॉलर एंगल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब जो हमारे पास ए क्रॉस बी है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये एक प्लेन के अंदर हैं, को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब जो इनकी जो डायरेक्शन होगी कि जो नया वेक्टर सी बनेगा जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, तो जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं और नया वेक्टर सी आ रहा है तो सी की डायरेक्शन क्या होगी, वो वेक्टर सी जो है वो किस तरफ होगा, वो कहाँ होगा, उसको किस तरह रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए राइट हैंड रूल है, और वो जो राइट हैंड रूल जो है वो यहाँ पे इस तरह है कि हम इसमें यूँ लिखेंगे कि रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर जो है दैट इज़ ए, ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर क्या है और हमें यहाँ पे पता हो कि सेकंड वेक्टर कौन सा है इस मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम किसी तरह से बी क्रॉस ए कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें बच्चों कि हमने बी क्रॉस ए किया, तो उस केस में बी जो है वो फर्स्ट वेक्टर होगा और ए जो है वो सेकंड वेक्टर होगा। तो ये डिपेंड करता है और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है। तो ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर इज़ ए एंड सेकंड वेक्टर इज़ सी। तो
तो इस सिचुएशन में बच्चों हम ये कहेंगे कि रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, यानी हम अपने राइट हैंड में ये देखेंगे कि हम राइट हैंड की जो फिंगर्स है इसको रोटेट करेंगे बच्चों फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल, राइट। सो रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा। बड़ा एंगल भी है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, जैसे मैंने पहले कहा है स्मॉलर एंगल के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर कीपिंग द थंब इरेक्ट, बिल्कुल सीधा रखना है अंगूठे को आपने और फिर आपने फिंगर्स को रोटेट करना है। तो जो रोटेटिंग फिंगर्स हैं दैट आर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और जो थंब है दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थंब से, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें अपने फिंगर्स को अगर मैं रोटेट करूँ तो थंब जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम ये कहते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे और उसके नतीजे में जो नया वेक्टर बनेगा दैट मस्ट बी सी, और वो जो सी वेक्टर होगा दैट इज़ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, और उस सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह से बनेगी जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पर सी की डायरेक्शन को देख रहे हैं। तो मैं अपने अगर राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करूँ एक ए से बी की तरफ, तो ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये मतलब इसको मैंने ड्रॉ किया है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन के अंदर मैं अपनी फिंगर्स को अगर यूँ रोटेट करता हूँ ए से बी की तरफ, तो आप देखें मेरा थंब जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब है कि जो सी वेक्टर होगा तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से हम सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगेन बच्चों, रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा। तो अगर आपके पास ये देखें ये वेक्टर ए है और इस तरह से बच्चों ये वाला वेक्टर जो है ये बी है, दोनों के दरमियान ये वाला स्मॉलर एंगल है थीटा। तो यहाँ पे बच्चों हम कहेंगे कि वेक्टर ए से बी की तरफ जब हम इसको रोटेट करेंगे फिंगर्स को, द इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर सी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो न्यू वेक्टर सी है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस तरह से लेंगे, इस तरीके से लेंगे विच इज़ ए बी साइन थीटा, और इस न्यू वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय सम राइट हैंड रूल। और उस केस में सी की जो डायरेक्शन है लेट्स से रैंडमली हम चाहें तो इसको एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन इज़ अ यूनिट वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स में कि आमतौर पे एन एक यूनिट वेक्टर हम लेते हैं, और ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये किसी प्लेन या किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। नॉर्मल भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एन जो है इस एन की डायरेक्शन में ये सी वेक्टर जो है ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर बच्चों ये जो हम ए क्रॉस बी है इसको फिर हम कॉम्प्रीहेंसिवली यूँ भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है that is actually equals to new vector c which has magnitude a b sin theta and has a certain direction which is given by right hand rule and represented by n। तो इस तरह से जो ये एक फॉर्म बन गई वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है या इन दोनों वेक्टर्स का हमने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है तो उसमें बच्चों हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। और ये जो लिखा है हमने इसमें ए बी साइन थीटा जो है ये एक्चुअली सिर्फ मैग्नीट्यूड है नए वेक्टर का, नया वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड है, और एन जो है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है नए वेक्टर सी की। और इसको एक्चुअल जो हम फाइंड करेंगे या एक्चुअल जो ये जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड रूल से देखी जाएगी कि क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो सिंपल हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे बच्चों हमारे पास आर क्रॉस एफ है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास एक वेक्टर r है और दूसरा वेक्टर जो है ये f है, और हम r क्रॉस f करते हैं तो दैट गिव्स अस अ न्यू वेक्टर टॉर्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि ये नया वेक्टर बना है टॉर्क, ये टाउ से रिप्रेजेंट किया, तो इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा या इस नए वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हम उसमें ये कहेंगे कि हमने एक्चुअली r क्रॉस f किया है तो ये टॉर्क आया है। तो अब ये जो टॉर्क आया है इस टॉर्क का ये जो टॉर्क है इसका मैग्नीट्यूड जो है ये होगा
आर एफ इंटू साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह हम देखें तो आर क्रॉस एफ जो है ये टाउ बनेगा, ये टॉर्क बनेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ टाइम्स साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और फिर इसके साथ हम एन जो है ये मेंशन कर देते हैं, एन यूनिट वेक्टर, विच मीन्स कि इट हैज़ सर्टेन डायरेक्शन विच विल एक्चुअली बी टेकन बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट। तो इस तरह से टॉर्क जो है दैट इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, या इस तरह से बच्चों हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आप लोग एक और पॉइंट भी नोट कीजिएगा कि ये जो n है, ये जो न्यू वेक्टर c है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा जो a क्रॉस b का प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर होगी। ये बात भी आपने पॉइंट जो है वो याद रखना है, MCQ के तौर पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो वेक्टर c होता है या जो न्यू वेक्टर c बनता है, ये वेक्टर c जो होता है ये इन a क्रॉस b जो है इसका जो प्लेन होता है कि जिस प्लेन के अंदर ए और बी लाई करते हैं, ठीक है, उसके साथ परपेंडिकुलर होता है। और इसमें आप ये याद रखें कि ए और बी जो हैं ये को प्लेनर होंगे, तो ए और बी वेक्टर जो है ये को प्लेनर वेक्टर होंगे, मींस कि ये एक ही प्लेन के अंदर आएंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी एक्स प्लेन और एनी अदर प्लेन। तो एक प्लेन के अंदर ये वेक्टर्स लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इनका न्यू वेक्टर बनेगा, सी बनेगा, वो न्यू वेक्टर सी जो होगा वो उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर बच्चों ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेट्स से कि अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो फिर जो सी वेक्टर बनेगा वो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेक्टर सी है that is perpendicular with vector A and also this vector C is perpendicular with vector B। तो ये A और B प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ये भी कह सकते हैं। या बच्चों यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो C वेक्टर है वो वेक्टर A के साथ परपेंडिकुलर है या वेक्टर B के साथ जो है परपेंडिकुलर। तो जिन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके साथ जो न्यू वेक्टर है उसका जो एंगल है दैट इज़ 90, दैट इज़ परपेंडिकुलर विद बोथ द मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स ए एंड बी। यूँ भी कह सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि वो उनके जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके डिफरेंट पॉइंट्स को और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन की थी मैंने आपको, इस तरह से अब हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखते हैं। तो अगली हेडिंग जो है ये जो हम बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो हेडिंग हम बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली बच्चों कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे वो हम ये कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, राइट। तो स्केलर में भी हमने कुछ इसी तरह से कहा था, उसी तरह से वेक्टर में भी। तो हम ये कहते हैं पहली प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, राइट। ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी इसका मतलब जो ये है मैथमेटिकली कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। यानी अगर हम A क्रॉस B करते हैं वी गेट वन वेक्टर, और फिर जब हम B क्रॉस A करते हैं वी गेट अनदर वेक्टर, तो दीज टू वेक्टर्स आर नॉट सेम। जैसे बच्चों एक प्लेन है, जैसे मैंने पहले बनाया था, ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, और इनके दरमियान स्मॉलर एंगल जो है वो थीटा है। तो हमने देखा बच्चों कि जब हम A क्रॉस B करते हैं तो वी गेट अ न्यू वेक्टर C विच हैज़ डायरेक्शन एज शोन हेयर अपवर्ड, ठीक है। A क्रॉस B करते हैं तो हमारे पास जो नया वेक्टर आता है C, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इस तरह बच्चों अगर हम B क्रॉस A करें तो यूजिंग राइट हैंड रूल, अब यहाँ पे राइट हैंड रूल देखें तो A क्रॉस B करूँ तो हमारे पास जो
नया वेक्टर आता है सी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूं और बी क्रॉस ए करूं, तो बी क्रॉस ए करने पर आप देखें कि बच्चों अगर मैं बी से ए की तरफ आऊँ तो थंब जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास दो सिचुएशंस जो है वो बनती हैं, एक वेक्टर सी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं बी क्रॉस ए करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने किया था ए क्रॉस बी, तो अपवर्ड आया वेक्टर सी, यहाँ पर हमने किया है बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ ए क्रॉस बी और यहाँ पे बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में सिचुएशन आपके सामने है कि राइट हैंड रूल को यूज़ करने पर जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड आती है, बी क्रॉस ए करते हैं तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आती है, राइट। तो अब ये सी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस सी है, सो दीज टू रिजल्ट्स आर नॉट सेम। ए क्रॉस बी करते हैं तो सी आता है और बी क्रॉस ए करते हैं तो नेगेटिव सी आता है, विच आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है बच्चों, तो उनको हम इक्वल वेक्टर जो है वो कहते हैं। तो इस केस में फिर ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी सबको। तो ए क्रॉस बी जो है वो कुछ और है और बी क्रॉस ए कुछ और है। दूसरा बच्चों, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वो है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, राइट, हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लिखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है बच्चों कि जब हम दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेते हैं तो ए क्रॉस बी जो है उसका वो हम लिखते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा सर्टन डायरेक्शन एन। तो यहाँ पे बच्चों अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा। तो 90 का मतलब है कि हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन। और बच्चों चूँकि साइन 90 जो है दैट इज़ 1, तो हम ये कह सकते हैं वी गेट ए बी इंटू एन। तो उस केस में सिर्फ हमारे पास आएगा ए बी इंटू एन, और ए बी जो है यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है और उसके साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू एन, और ये मैक्सिमम जो है ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, इससे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड नहीं बनेगा वेक्टर सी का। यानी 90 एंगल है तो जो नया वेक्टर सी बनेगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और उसमें हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और उसके साथ कुछ डायरेक्शन तो हम शो करते ही हैं। ठीक है, इस तरह जो अगर हम यूनिट वेक्टर्स को देखें तो हम ये कहते हैं कि फॉर यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हमें पता है कि दैट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। आई जे के की अगर हम बात करें तो आई जे के यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर हैं, जिसमें हम इनकी जब डायरेक्शंस लेते हैं तो इसमें जो इन तीनों को परपेंडिकुलर शो करते हैं, ये आई है, इस तरफ को फ़र्ज़ करें जे है और इस तरफ को के है, तो इनके दरमियान भी एंगल्स 90 हैं। तो अगर जो हमें करना पड़े आई क्रॉस जे, तो इसमें भी जो होगा आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ 90 एंड सर्टेन डायरेक्शन ऑफ एन। तो अब जो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 1, तो ये सारी वैल्यूज़ 1 आएंगी और इसकी कुछ डायरेक्शन बनेगी, इसकी डायरेक्शन बनेगी एन। अब जो राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो आई क्रॉस जे जो है अगर हम करें आई क्रॉस जे, यानी आई और जे के दरमियान एंगल ले लें थीटा, और हम आई क्रॉस जे करें, ठीक है, एक्चुअली तो ये थीटा जो है वो आई जो है वो बाहर की तरफ है, राइट, आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर हम आई क्रॉस जे करें, फिंगर्स को आई से जे की तरफ घुमाएं, तो हमारा थंब जो है वो अपवर्ड बनेगा जो कि के की डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो आई और जे का जो प्लेन है यानी एक्स और वाई प्लेन, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो होता है वो जी एक्सिस होता है। तो इसलिए बच्चों ये जो एन होगा इसको हम कहेंगे कि ये जो एन है बेसिकली ये के है, तो लिहाजा आई क्रॉस जे जो है वो एक नया वेक्टर बनेगा दैट इज़ इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के। इसी तरह बच्चों फिर अगर हम जे क्रॉस के करें तो हमारे पास न्यू वेक्टर बनेगा आई। ठीक है, सो जे क्रॉस के विल गिव अस आई,
और लास्ट में जो अगर हम के क्रॉस आई करें तो इसके नतीजे में हमारे पास नया वेक्टर आएगा जे। तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के जो है ये आई होगा, और के क्रॉस आई जो है ये जे के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं। याद रखने के लिए मतलब इसके लिए जो एक ट्रिक हो सकता है छोटा सा, और वो ट्रिक ये हो सकता है कि हम एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे हम एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल में हम लोग 3 वेक्टर्स ऐसे शो करते हैं, और एक को आई, एक को जे, और फिर तीसरे को के। तो इसमें जो सर्कल में चलें यहाँ बना लेता हूँ। तो इस सर्कल से ऐसे बना के आप लोग इसको जो है वो नाम दे दें कि ये आई है, ये वेक्टर जे है, और ये के है। अब इसको रीड कैसे करना है कि अगर बच्चों हम करें आई क्रॉस जे, यानी आई क्रॉस जे, तो ये इक्वल होगा के उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आपने घूमना है। तो आई क्रॉस जे करें तो के आएगा। इस तरफ जो आप याद रखें कि जे क्रॉस के करें तो उसी तरह से आई आ जाएगा, और अगर हम के क्रॉस आई करें तो उसके नतीजे में जे आएगा। ठीक है ना, यानी कि सर्कल में तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ कर लें, और उसमें फिर आई क्रॉस जे करें तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करें तो आई आ जाएगा, और उसके बाद हम के क्रॉस आई करें तो जे, यानी एक ही रोटेशन में एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे तो 2 वेक्टर्स का क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसका जो ऑपोजिट करें, मतलब इस सर्कल के ऑपोजिट घूमें, तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन। मसलन अगर बच्चों हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, अगर इसका ऑपोजिट जाएंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो फिर के आएगा, यानी इस गिवन डायरेक्शन के ऑपोजिट घूमेंगे तो फिर के आएगा, यानी जे क्रॉस आई करेंगे तो नेगेटिव के आएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अगर हम यहाँ पे जे क्रॉस आई करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर माइनस के आएगा। तो इस सर्कल की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सब पॉजिटिव आते जाएंगे, 2 का क्रॉस करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 2 का क्रॉस करेंगे उससे नेक्स्ट आ जाएगा। तो एक डायरेक्शन में रहेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, ऑपोजिट जाएंगे तो फिर नेगेटिव आएंगे। इस तरह एग्जाम में आप एक शॉर्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं कि किसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में है आई जे, जे के आई, तो फिर पॉजिटिव है। अगर इसका ऑपोजिट जाएंगे तो आई के जे आई ऑपोजिट जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो बच्चों कम्यूटेटिव नहीं है। अगर ए क्रॉस बी से जाएंगे तो और रिजल्ट आएगा, बी क्रॉस ए जाएंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको जो है वो कह सकते हैं कि इस तरह से अगर परपेंडिकुलर हैं, और यूनिट वेक्टर्स तो होते परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरह से उसका हम प्रोडक्ट जो है वो लेंगे। ठीक है बच्चों, 2 प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, और उसमें बच्चों हम ले लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, नंबर 3, और ये है प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, और वो नल वेक्टर होगा, इज़ अ नल वेक्टर। ठीक है, सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर। फर्स्ट करें बच्चों, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है हमारे पास वेक्टर ए और दूसरा है हमारे पास वेक्टर बी। दोनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, ये भी कह सकते हैं, बस उसका केस भी देखेंगे। तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसका मतलब है बच्चों कि इसमें जो थीटा है यहाँ पे ये 0 है, तो इसमें हम लिखेंगे इसको ए क्रॉस बी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो थीटा अगर हम यहाँ 0 लगा दें तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बनेगा ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन 0 इंटू एन। अब जो ये जो साइन 0 है ये हमारे पास 0 आ जाएगा, सारा कुछ 0, ए साइन 0 इज 0, सो 0 मल्टीप्लाई ए बी इज 0 इंटू एन। अ वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड एंड सर्टन डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एन। अब देखें एक वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन एन, तो इस बच्चों वेक्टर को हम नाम देंगे, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज नल वेक्टर। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, थीटा 0 है, तो इसका मतलब है कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी वो एक नल वेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे पैरेलल कहा तो यही अप्लाई होगा एंटी पैरेलल पे भी। अगर एंटी पैरेलल है तो फिर भी नल वेक्टर ही आएगा। तो हम ये कहते हैं फॉर एंटी पैरेलल थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे बच्चों 180 लगा दें तो फिर हमारे पास यही बनेगा, यानी 180 पे भी ए क्रॉस बी जो है वो नल वेक्टर ही देगा, क्योंकि साइन 0 इज़ 0 एंड साइन 180 इज़ ऑल्सो 0। ठीक है,
यहाँ तक बच्चों बात समझ आ गई? ओके जी। नेक्स्ट बच्चों हम लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 जो है वो है वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट। तो दिस इज़ वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट ये है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है बच्चों, तो उसको उसी के साथ अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास बनेगा ए क्रॉस ए। तो ये बच्चों आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर। अब जो सेल्फ है, सेल्फ मीन्स सेल्फ का मतलब यही हो गया कि वेक्टर का उसी के साथ हमने प्रोडक्ट देखना है। तो उसी के साथ प्रोडक्ट देखना है तो इसका मतलब है बच्चों कि उसका एंगल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए क्रॉस ए बनेगा दैट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन ज़ीरो इंटू एन। तो ये फिर बच्चों हमारे पास एक नल वेक्टर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट गिव्स नल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट गिव्स नल वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस ए कर दें तब भी नल वेक्टर, बी क्रॉस बी कर दें तब भी नल वेक्टर, सी क्रॉस सी कर दें तब भी नल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो किसी वेक्टर को उसी के साथ अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो इसका मतलब है कि वो नल वेक्टर बनता है। अब इसमें जो फिर से यूनिट वेक्टर्स जो है अगर उसको हम लें, तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हों तो यूनिट वेक्टर्स में अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास आई क्रॉस आई करें तो ये भी नल वेक्टर होगा, और अगर हम जे क्रॉस जे करें तो ये भी हमारे पास नल वेक्टर होगा, और के क्रॉस के करें तो ये भी हमारे पास नल वेक्टर होगा, ठीक है। तो जो सेल्फ है वो किसी भी सेल्फ वेक्टर को उसके साथ अगर हम ऑपरेट करें तो उसका जो बनेगा वो नल वेक्टर ही उसमें आएगा, ठीक है। ये थी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, और ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हम किस तरह से करेंगे? तो दैट इज़ ए क्रॉस बी, या इसमें पहले यूँ लिख लेते हैं कि हमारे पास दोनों के जो है वो कंपोनेंट्स हैं। अगर ए वेक्टर को देखें तो जो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। और इस तरह जो हमारे पास वेक्टर बी है और उसके कंपोनेंट्स हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये जो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहें तो दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा? तो उसमें जो ये है कि पहले हम ए लिखते हैं फिर क्रॉस बी लिखते हैं। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम सबको, मतलब यहाँ पे ए एक्स आई जो है वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बच्चों ये जो ए वाई जे है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ए जी के जो है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना जो है इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, और उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ए एक्स को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स इंटू बी एक्स करें तो आई क्रॉस आई होगा विच इज़ नल वेक्टर और ज़ीरो। और इस तरह फिर ए एक्स आई जो है उसको बी वाई जे के साथ करेंगे तो आई क्रॉस जे बनेगा विच इज़ के। फिर ए एक्स को बी जी के साथ करेंगे तो ए एक्स इंटू बी जी आई क्रॉस के। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन बनेगी। फिर ए वाई जे को तीनों से करेंगे फिर ए जी के। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो जो हमारे पास आता है एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनेगा, मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स वगैरह। तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट आएगा जिसमें यहाँ पर होगा आई, फिर यहाँ जे होगा और यहाँ पे के होगा, ठीक है। अब आएगा कैसे ये नहीं मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा अभी। सो वी हैव आई जे के, और फिर हम लिखेंगे ए एक्स और फिर लिखेंगे ए वाई एंड ए जी, और यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम यहाँ पे जो है वो इसको लिखेंगे, राइट। सो आई जे के गिव्स आई जे के पहली रो, फिर उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जी, फिर उसके बाद जो बी एक्स बी वाई बी जी। इस तरह से ये हमारे पास जो है ये हम लिखेंगे कि एक डिटर्मिनेंट बनेगा, यानी ए क्रॉस बी करना होगा तो एक्चुअली हमें वेक्टर्स को इस डिटर्मिनेंट में लिखना होगा, और इसके बाद फिर इस डिटर्मिनेंट को जो है वो एक्सपेंड करना है, ठीक है। वो जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का रूल है वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से।
इसको एक्सपैंड करेंगे या बच्चों फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इसको एक्सपैंड करना एक अलहदा से जो है एक प्रैक्टिस है। तो बहरहाल हम लिख देते हैं एज ए प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी जो है उसको बच्चों इस तरह से हम लिख सकते हैं आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, राइट। ऐसे हम इसको मेंशन कर देते हैं। और अगर देखें तो इसकी एग्जांपल देखें कि हमने इसको जो है इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें जो हमारे पास एक वेक्टर ए है, लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर ए है 2i + 3j + 4k, और हमारे पास एक वेक्टर बी है विच इज़ 3i + 2j + 5k। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा जो कि जो इस तरह लिखा जाएगा उसको i j एंड k, और i में फिर बच्चों पहले हम a वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट लिखेंगे 2 3 एंड 4, और फिर b के कंपोनेंट लिखेंगे 3 2 एंड 5। तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है ये बन जाएगा। और फिर जब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके हमारे पास नया वेक्टर आ जाएगा c, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको इस तरह से मेंशन करते हैं, ठीक है। और 5 है जो इसमें नंबर 5 प्रॉपर्टी, और वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A and B, formed by A and B। तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं ये बच्चों एक वेक्टर A है और ये वाली साइड एक वेक्टर B है। तो अगर हम ये करें बच्चों कि इस पैरेललोग्राम में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ले लें, यानी कि विच इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा जो है यहाँ पे A और B वेक्टर का के दरमियान एंगल है। अगर बच्चों हम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ले लें, यानी इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लें A और B वेक्टर का, तो वो मैग्नीट्यूड ले लें ए बी साइन थीटा, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। वो इस पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा, राइट। तो ये एक रूल है, यानी कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ए और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को शो कर रहे हों और हम उस साइड्स में ए क्रॉस बी, यानी कि पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड जो है वो वेक्टर ए है और दूसरी साइड जो है वो वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो दैट इज़ एक्चुअली द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड बी। तो जिस पैरेललोग्राम की साइड्स को ये वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। सिंपली इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है इसको आगे ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इस बी वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट्स बनाएं तो ये कंपोनेंट बच्चों बनेगा बी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बनेगा बी साइन थीटा। तो फिर बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वेक्टर ए है हमारे पास, राइट। ये वेक्टर ए बन जाएगा, जितना यहाँ से उतना यहाँ से इसको आगे मूव किया इस ट्रायंगल में, जितना ये लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वेक्टर ए है, राइट। वैसे भी इस पैरेललोग्राम में आप देखें कि ये साइड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर ए थी, तो ये साइड भी वेक्टर ए है। तो ए है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए होगा, और उसके साथ बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें बी साइन थीटा को, ये वाली साइड, तो ये बच्चों साइड ए है और ये साइड बी साइन थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस रेक्टेंगल की का एरिया बन जाएगा। तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल बन गई, ये वाली जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए ए बी साइन थीटा, ए जो है वो ये वाली साइड हो गई और बी साइन थीटा ये वाली साइड होगी, तो ये टोटल एरिया ये वाला एरिया बन गया विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जितना इस ट्रायंगल का एरिया उतना इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये एरिया बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी हम करेंगे, यानी ए क्रॉस बी जो है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ये देखें तो ये फिर से एक ये पैरेललोग्राम है ऐसे, और ये साइड जो है ये ए है, ये एंगल थीटा है, और ये वाली साइड जो है ये बी है।
तो अगर ये वेक्टर ए है तो फिर ये भी वेक्टर ए होगा, ये वाला सारा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी वेक्टर ए है, राइट। इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल सेम डायरेक्शन। तो अब हमने इस पैरेललोग्राम के एरिया लेना, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला एक लेंथ यहाँ से आगे बढ़ के ये एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। ये रेक्टेंगल बन गई LMNP। तो इस रेक्टेंगल में अगर हम ये वाली साइड देखें, N से लेके L तक, ये वाली साइड जो है, ये साइड इस वेक्टर B का वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका मैग्नीट्यूड होगा B sin थीटा। ये साइड B sin थीटा और ये वाली साइड जो है इसका मैग्नीट्यूड A होगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों L से लेके M तक A का मैग्नीट्यूड और L से लेके N तक B sin थीटा। तो A इंटू B sin थीटा विल गिव द एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसे हम इसको कह सकते हैं। सो A क्रॉस B इज़ इक्वल टू AB sin थीटा। तो अगर कोई दो वेक्टर्स A और B किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को शो कर रहे हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शोन बाय द वेक्टर्स A एंड B। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। आप लोग इसको अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छा सा जो है वो याद कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोग समझते हैं कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग जो है वो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखें या मुझे सेंड करें, उस पर फिर हम फर्दर जो है वो बात कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सा पढ़ते रहें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।